इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक चीज़ मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द का प्रयोग अब आजकल नहीं किया जाता। आजकल जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा मुक्त की बात की जाती है, और वो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हमेशा क्या रखा जाता है, धनात्मक रखा जाता है। जबकि आपको पता है जब भी कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, उस केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है या ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो किस में ली जाती है, नेगेटिव में। तो इस विरोधाभास के कारण जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो शब्द है, उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शब्द को क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है, बल्कि कौन सा शब्द यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा ई जी एच। ठीक है ना। इससे हमें पता लग जाएगा कि पॉजिटिव में है वैल्यू या नेगेटिव के अंदर है वैल्यू। अगर उत्सर्जित होगी तो नेगेटिव आएगा, अवशोषित होगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा ही क्या लिया जाता था, पॉजिटिव लिया जाता था। उत्सर्जित ऊर्जा को भी पॉजिटिव लिया जाता था, जबकि होना क्या चाहिए, नेगेटिव। इसलिए ये शब्द यूज में लिया जाता है। लेकिन पढ़ते टाइम हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, हो सकता है एग्जाम के अंदर हमसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में भी पूछ ले। तो देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु, जैसा कि हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़ा था, वैसे ही परमाणु की निम्न ऊर्जा अवस्था में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, वहाँ तो क्या था, पृथक किया जा रहा था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। उसमें मुक्त उष्मा या अवशोषित उष्मा, देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना। ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमेशा ही क्या होती थी, मुक्त होती थी। तो वो क्या एक गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि कई बार हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखने के लिए बाहर बाहर से ऊर्जा भी देनी पड़ती है। तो इन्हें नीचे एक नोटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जैसे एक विलगित उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कहलाएगी, वो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने देखा था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर आईपी फर्स्ट कहला रहा था, वैसे ही यहाँ बन गया ए माइनस, और इस केस में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो डेल्टा ई जी एच का जो मान है, आप अगर ये ई जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन के लिए है, आप सामान्यतः डेल्टा एच भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सामान्यतया नेगेटिव ही आती है। दैट मीन्स ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ये आयन क्या है, स्टेबल आयन बन रहा है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बन रहा है, स्टेबल आयन बन रहा है। अब क्या है, इस नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा जाएगा तो वो E A2 कहलाएगा, जैसे IP2 था वैसे ही। लेकिन अब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है इस पे और जो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण अब ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, बल्कि हमें इस रिपल्सन के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखो इस केस में देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव हमारे सामने आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा ई जी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखो बोल रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन जो वैल्यू लिख रहे हैं ऊर्जा की वो डेल्टा ई जी एच की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। अब एक नोट आपको ध्यान रखना है कि यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, साइन अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है, अक्रिय गैसों के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा अवशोषित होगी स्थायी विन्यास के कारण। भाई एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रॉन जुड़ना ही नहीं चाहता। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1s2 2s2 2p6, अब देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन का एडिशन और जो रिमूवल है वो नहीं होता। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा। तो हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में चला जाएगा, फिर 3s1 के अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए डेल्टा एच क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आएगा, है ना। बहुऋणात्मक जो आयन होते हैं उनके का जो निर्माण होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, उष्मा शोषी। बहुऋणात्मक आयन का मतलब देखो क्या हो गया, बहुऋणात्मक आयन वही जो ऊपर अभी केस बताया था रिपल्सन वाला, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस बना तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव लिख दिया, ई पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ मैं, एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ई पॉजिटिव का मतलब भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसीलिए तो इस शब्द का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता कि पॉजिटिव शब्द वर्ड आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, फिर ऊर्जा उत्सर्जित बता रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, नेगेटिव। इसलिए इस शब्द को अब प्रयोग में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये विरोधाभास पैदा करता है ऊर्जा के संबंध में, या थर्मोडायनेमिक जो हमारा जो नोटेशन है उस नोटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है। अब देखो माइनस आ गया यहाँ पे, अब एक इलेक्ट्रॉन और अगर हम ऐड करेंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया, फिर पहला ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तो O-2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि अब हमें रिपल्सन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो डेल्टा EgH का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। दैट मीन्स ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बहुऋणात्मक आयन, आप तो ऐसे ध्यान रखो, बहुऋणात्मक आयन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, बस। ठीक है, एक नोट याद रख लेना, उदासीन तत्व का जो ये होता है ऋण आयन का Ip के बराबर होता है, उदासीन तत्व का जो Ip होता है वो धन आयन की ये के बराबर होता है। देखो कैसे, ये है मान लो अपने पास में, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये क्या कहलाया, Ip। अब एक इलेक्ट्रॉन को वापस जोड़ दिया तो ये क्या कहला रहा है, ये। तो दोनों में, इसमें निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च हुई वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा है उसकी क्या होती है, बराबरी होती है, सिर्फ साइन का क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। तो देखो ए में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वो ए कहलाएगा, ए माइनस बन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और ए बन गया तो ये क्या कहलाएगा, Ip कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही उदासीन तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ए प्लस बन गया तो वो Ip कहलाएगा, और ए प्लस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे आप तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, सॉरी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए प्लस, ए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपने, ए प्लस बन गया, ठीक है। अब ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। लेकिन प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी वो उदासीन से ही प्रारंभ की गई है, तो ये ध्यान रखना आप, हमेशा विलगित उदासीन गैसीय परमाणु ही लेना है हमें, ठीक है। अब देखो प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है, एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ई का मान बढ़ेगा, और इधर ऊपर से नीचे ई का मान घटेगा, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ई के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें याद रहता है। अब जैसे ई इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो डेल्टा EgH है ना वो घट जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा EgH बढ़ जाएगा ऊपर से नीचे आने पर। ये एक चीज़ आप पहले याद रख लेना, अब हम पढ़ेंगे देखो तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आकार का मान बढ़ रहा है, ये का मान घट रहा है, ये देखो ऊपर से नीचे आएंगे आकार का मान बढ़ेगा, है ना, ये का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये का मान कम होता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आ गया। और ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, ठीक है। तो देखो सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम ऊपर से नीचे आएंगे, ई का मान कम होता जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, ई इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव वही धनावेश का मान अपॉन ऋणावेश का मान, पहले भी आपको बता रखा है। तो जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
आप ई को याद रखो और फिर जब ई पूछे तो उसको उल्टा कर दो, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव के मान में वृद्धि होती है आकार में कमी होने के कारण। आकार क्या होता है, छोटा होता है ना, तो जो नाभिक है ना, नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होता है, आकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जल्दी जुड़ जाता है, इसलिए ये का मान इंक्रीज हो जाता है आकार छोटा होने के कारण। और जब आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होने की स्थिति के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो ये जो आकर्षण है ना, ये आकर्षण क्या रहता है, कम रहता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाता, जिसके कारण ई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देखो इसका, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये ई का ऑर्डर है। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इधर देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इधर से इधर जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये ई क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। इसमें तो ई की अपन बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। और ऐसे ही फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो इधर देखो ये ई की वैल्यू इस तरीके से होगी, इधर से इधर जाएंगे तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये किसका ऑर्डर है, ई का ऑर्डर है। अब देखो, अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण इनके ई का मान कम या शून्य होता है, या तो कम होगा या फिर कैसा होगा, शून्य। इसलिए ऐसे तत्वों के लिए डेल्टा Eg का मान क्या होता है, धनात्मक। डेल्टा Eg क्या होता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना किसके लिए होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड। हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। देखो, इसका कम होता है, इन तीनों की जब बात करें, इन तीनों के साथ में कंपैरिजन नहीं कर रहे अभी हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके साथ में। और इनमें सबसे कम किसका होता है, नाइट्रोजन का, या मैं बोल दूं लगभग शून्य होता है इसका, लगभग शून्य होता है किसका, नाइट्रोजन का। किस कारण से, इसके अर्धपूरित विन्यास के कारण। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये याद रखना है कि धनात्मक होता है किसके लिए, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए, जीरो या धनात्मक। ठीक है ना। तो ई का मान देखो, अब आप देखो जो फुली फील्ड आ जाएगा तब तो आपको जीरो ही बोलना है, ठीक है ना, शून्य ही होता है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं, ध्यान रखना आप। हाफ फील्ड के अंदर तो फिर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, तो जुड़ेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आईपी के बजाय, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और बाकी तो हम इस पर खूब क्वेश्चन आपको देंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही। टेस्ट सीरीज जब अपनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास में खूब क्वेश्चन आएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर ये का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही बात हो गई, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है। अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या कोष, ये कुछ दूर तक शिफ्ट हो जाता है, ऐसे है ना, दूर तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जुड़ने के लिए, ये नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव से क्या होता है, दूर हो जाता है, जिससे ई का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की चीज़ हो गई। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर आवर्तिता। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखो ई का मान बढ़ता है, ये आपको बता दिया। तो डेल्टा Eg का मान घटेगा, उल्टा कर देना। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ई का मान घटता है, तो डेल्टा Eg का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा। ई का मान अधिक होने पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जितना ज़्यादा ई होगा, ई जितना ज़्यादा होगा, उत्सर्जित ऊर्जा उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ई के लिए तो पॉजिटिव वर्ड ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना इस बात का तुम। ई का मान जितना अधिक होगा उतनी ही ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, है ना। और साइन उसका किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में ही लिया जाता है, ऊर्जा उत्सर्जित होने के उपरांत भी।
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि का मान अधिक ऋणात्मक होगा। ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि का मान क्या होगा, अधिक ऋणात्मक। देखो डेल्टा EgH ये नेगेटिव है, दोनों में साइन क्या होता है, उल्टा होता है, ये अपन अभी ऊपर डिस्कस कर चुके। इसी प्रकार वर्ग के लिए होगा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर EA का मान क्या होता है, घटता है। तो डेल्टा EgH का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसका जो मान है वो मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका मान धनात्मक होगा, यहाँ पे मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना। देखो धनात्मक, वो सॉरी ऋणात्मक, और ये धनात्मक कब, EA का मान अधिक होने पर, ठीक है ना। EA का मान अधिक होने पर, और इधर ये किसकी बात की जा रही है, वर्ग की बात की जा रही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर EA का मान क्या होता है, कम। ये देखो EA का मान कम है तो डेल्टा EG कैसा होगा, धनात्मक। और EA का मान क्या होगा, अधिक, तो डेल्टा EG कैसा हो गया, ऋणात्मक। मतलब कुल मिला के है ना, साइन उल्टा करना है आपको, कुछ नहीं करना और, ठीक है। डेल्टा EgH का मान धनात्मक या ऋणात्मक होना तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। स्वभाव का मतलब ये है कि उसमें की जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक नेचर किस तरीके की है, हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, कहाँ पे स्थित है वो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वहाँ स्थित है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो कहाँ है, S ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के उदाहरण एवं महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें द्वितीय आवर्त के तत्वों में EA का क्रम। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब आपको पता है जो नियोन है ना, नियोन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, S2P6। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है, इसलिए ये सबसे पीछे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया सबसे पीछे, क्यों, क्योंकि इसके EA की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, 0 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है ना। अब आगे देखो बेरिलियम, लिथियम का जो होता है S1, और इसके अंदर बेरिलियम में S2, तो इसका भी फुली फिल्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये किस में आ गया, आगे आ गया किससे, नियोन से, क्योंकि यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जीरो नहीं बोल सकते अपन इसके लिए। लेकिन नियोन का तो जीरो हो गया, तो सबसे पीछे तो नियोन को रख दो आप। फिर आ गया आपका बेरिलियम। और अब बेरिलियम के बाद में आपको स्टार्ट करना है किस तरीके से, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है P3। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बताया था कि EA का मान या तो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना, या फिर लगभग आप वैल्यू मान सकते हो कि थोड़ी बहुत ऊर्जा निकली है। तो जो हाफ फील्ड वाले हैं ना उनके लिए तो लगभग आ जाएगी वैल्यू, लेकिन फुली फील्ड वालों के लिए तो शून्य ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, कम होता है या शून्य होता है। तो इसके अंदर अपन कम मान लेंगे नाइट्रोजन के केस में, और नियोन के केस में क्या मान लेंगे अपन, शून्य मान लेंगे। तो देखो तीन एलिमेंट हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन। इन तीनों के अंदर आपको देखो सबसे ज़्यादा ये क्यों, फुली फिल्ड, ठीक है, तो यहाँ सबसे पीछे रख दिया। फिर हाफ फील्ड वाले की बात आएगी तो हाफ फील्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो गया। अब ये बेरिलियम कहाँ पे आ गया, बीच में, ठीक है। तो ये तीन का तो ऑर्डर आपको इस तरीके से याद रखना है, और जो बाकी बच गए उन बाकी बचे हुए को क्या लगा दो आप, एक ऑर्डर के अंदर लगा दो। ये आ गया आपका बोरोन, ठीक है, बोरोन से पहले ये क्या, लिथियम, ठीक है ना। तो ये पहले वाला आपका आ गया लिथियम, फिर आपका आ गया कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो ये तो हट गए यहाँ से, ये यहाँ से हट गया, तो देखो फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया, और सबसे आगे ये कार्बन है, इसकी जगह पे क्या आ गया, कार्बन आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से जो चेंज जो आता है ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो चेंज है वो देखो, ये एक तो बोरोन में और एक लिथियम के अंदर, यहाँ पे सबसे थोड़ी सी क्या है, समस्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लिथियम के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, बोरॉन से। बस ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये जो पॉइंट है ये पॉइंट याद रखना है, लिथियम का ज़्यादा होता है किससे, बोरॉन से। समझ में आई नहीं आई आपको बात, तो ये जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट आप ध्यान रख लोगे तो बाकी के आपके कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये
फुली फिल्ड के कारण सबसे कम, ठीक है। फिर बेरिलियम का फुली फिल्ड होता है, ठीक है ना, तो फुली फिल्ड का यहाँ पे आ गया। और ये हाफ फिल्ड का है तो हाफ फिल्ड का इसमें थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू होगी, तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और इसके लिए देखो डेल्टा EGH का मान क्या है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का आप किससे याद कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अक्रिय गैसों व सेकेंड ए के तत्वों का ये लगभग क्या होता है, जीरो। देखो ये भी तो सेकेंड ए का ही है, ठीक है, इसका भी लगभग क्या होता है, जीरो। और साथ में किसका, अक्रिय गैस तत्वों का, इनका भी क्या होता है, लगभग जीरो। तो देखो ये नियोन और बेरिलियम दोनों को क्या रख दिया, सबसे पीछे। नाइट्रोजन में कुछ वैल्यू होती है इसलिए इसको यहाँ पे आगे रख दिया इनसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर लेना, याद कर लेना। ये किसका है, द्वितीय आवर्त के तत्वों का। अब देखो एक वर्ग में तृतीय आवर्त के तत्वों का ईए द्वितीय आवर्त के तत्वों के ईए से अधिक होता है। महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो मैं, ठीक है ना। तृतीय आवर्त के तत्वों का द्वितीय आवर्त के तत्वों से अधिक होता है किसका मान, ईए का मान। देखो उसका कारण क्या है, देखो जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन को ले लेते हैं अपन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो देखो ये क्लोरीन है ना, इसका ज़्यादा होता है किससे, इस फ्लोरीन से ज़्यादा होता है ईए का मान, ठीक है ना। फिर तो घटने लग जाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शनल, मतलब इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। द्वितीय आवर्त के तृतीय आवर्त के तत्वों का ये द्वितीय आवर्त के तत्वों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। और इसका कारण क्या होता है, देखो फ्लोरीन का जो आकार है वो फ्लोरीन का, या मैं बोलूँ द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और जो इससे नीचे जो तृतीय आवर्त के तत्व उनका आकार क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण जो आगंतुक इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जुड़ जाएगा, यहाँ पे आसानी से जुड़ जाएगा। एक सेकेंड, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन जब छोटा आकार होता है तो उस छोटे आकार पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता, क्योंकि जो आगंतुक इलेक्ट्रॉन है और जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होता है वो क्या हो जाता है, कम। किसके कारण, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण इनमें ईए का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो आगंतुक इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण महसूस करता है और प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध हमें क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज़्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का, फिर उससे कम फ्लोरीन का। फिर जो ऑर्डर होता है कि देखो अप टू डाउन डिक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बेसिक जो है वो तो आपको याद रखना ही है, इधर से इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, ईए का मान घटेगा, इधर से इधर जाएंगे, ईए का मान बढ़ेगा। तो देखो अप टू डाउन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऊपर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है तृतीय आवर्त के तत्व, और ये हैं द्वितीय आवर्त के तत्व। और तृतीय आवर्त के तत्वों का द्वितीय आवर्त के तत्वों से क्या होती है, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाकी को जो है उनको उनके क्रम के अंदर क्या कर दो, अरेंज कर दो, ठीक है। अब देखो आप, तो ये आपको समझ में आ गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के अंदर देखो सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि सल्फर भी क्या है, तृतीय आवर्त का तत्व है, ये द्वितीय आवर्त का तत्व है। सिलिकॉन का कार्बन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन देखो ये अलग उसके हैं, ये एक ही वर्ग के तत्व नहीं है। ये सल्फर ऑक्सीजन आ गया, फोस्फोरस आ गया, फिर क्या आ गया, नाइट्रोजन, फिर फोस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सल्फर, ऑक्सीजन, फोस्फोरस और नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फोस्फोरस और नाइट्रोजन, ये स्थिति है। तो देखो इधर से इधर जाएंगे तो ये का मान बढ़ता है, निश्चित रूप से ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। ऊपर से नीचे जाएंगे तो तृतीय आवर्त के तत्वों का ज़्यादा हो गया, किससे, अब फोस्फोरस से ज़्यादा किसका हो गया, सल्फर से। और नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका हो गया, फॉस्फोरस का। तो ये एक देखो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया अपने पास में, है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा सल्फर का,
फिर ऑक्सीजन का, फिर फॉस्फोरस का और फिर नाइट्रोजन का। ऐसे ही सिलिकॉन का कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो सिलिकॉन है उसका किससे ज़्यादा होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है। और फास्फोरस का किससे ज़्यादा होता है, सिलिकॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर आपका क्लियर हो गया, ये वाला ऑर्डर आपका क्लियर हो गया। सिलिकॉन का किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। और जो कार्बन है उसका कार्बन का किससे ज़्यादा है, आपका फॉस्फोरस से ज़्यादा है। और फॉस्फोरस का किससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन से ज़्यादा। अब जो चीज़ जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो कन्फ्यूज़न ये है कि जो सिलिकॉन है और जो फास्फोरस है उसमें सिलिकॉन का ज़्यादा है फास्फोरस से, सिलिकॉन का ज़्यादा है किससे, फास्फोरस से। ठीक है ना। तो इस इन दोनों का जो कारण है वो कारण क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। ये क्या है, हाफ फील्ड। फिर नाइट्रोजन भी क्या है, हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन जो फैमिली है ना, इस नाइट्रोजन फैमिली का क्या होता है, आसपास वालों से दोनों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। आसपास वालों से दोनों से ही क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसलिए इस फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वो सिलिकॉन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिलिकॉन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। ये साइन क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। ये फास्फोरस है और ये सिलिकॉन है। और फास्फोरस का सिलिकॉन से क्या होता है, कम होता है। फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। कार्बन से ज़्यादा किसका होता है, सिलिकॉन। जो ये नाइट्रोजन फैमिली है इसका आपको ध्यान रखना है, हाफ फील्ड होता है। जैसे नाइट्रोजन का 7n1s2 2s2 और 2p3। तो देखो ये रहा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड हो गया। तो इन इस का जो ये है वो क्या हो जाएगा, आसपास वालों से कम हो जाएगा। ऐसे फास्फोरस का भी आसपास वालों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्डर यूं है, फिर ये ऑर्डर यूं है, और ये ऑर्डर यूं है, और ये ऑर्डर यूं है, और फिर ये ऑर्डर यूं है, और ये ऑर्डर यहाँ पे यूं आ जाएगा, और ये यूं आ जाएगा, यूं आ जाएगा। से आप याद कर सकते हैं। आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, ये याद रख लेना आप, सर्वाधिक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोराइड माइनस और एफ माइनस, इनका जो ईए का ऑर्डर है वो कुछ ईए का ऑर्डर देखो। अब आपको ये तो पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। देखो ये रही, देखो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज़्यादा है, फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ही होती है क्लोरीन की आवर्त सारणी में। अब देखो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आते ही आपको पता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में देखो उदासीन वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा आपको क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। किससे, आवेशित से। एग्जाम में जब भी चार्ज और अनचार्ज आए तो पहले उदासीन वालों की ज़्यादा कर दो, और उदासीन वालों में देखो किसकी ज़्यादा होगी, इन दोनों का अरेंजमेंट हो गया। अब ये दो हैं क्या है हमारे पास में, चार्ज्ड है, सी एल माइनस और एफ माइनस। तो इसमें किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी एल माइनस की। क्यों होगी, क्योंकि एफ की जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया एक्स्ट्रा, 8वां इलेक्ट्रॉन, और अब और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे उदासीन फ्लोरीन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एक ही ऐड नहीं हो पाता है। जबकि हम यहाँ पे एफ माइनस लेके उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं, ऐड। तो एफ माइनस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि ये तो अपने सिलेबस में है ही। सिर्फ ये हमें सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर भी यहाँ पे मैंने दे दिया नोट लगा के, कि भाई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि किस तरीके से ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो आईपी होता है वो फ्लोरीन का होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे ज़्यादा आईपी किसका हो गया, फ्लोरीन का हो जाएगा। और उसके बाद में किसका हो जाएगा, क्लोरीन माइनस का हो जाएगा। क्यों क्लोरीन माइनस का क्यों हुआ, क्लोरीन माइनस का होने के का कारण ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैं जैसे बोलूँ यहाँ पे 1s2, सॉरी 1s2 2s2 और 2p, आपका फ्लोरीन का नो नो तो 5 5 ये आ गया 1s2 2s2
2p5 और 4 9, हाँ ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन का। तो S2 और P5, ठीक है। S2P5 के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे 6 आने के कारण क्या हो गया, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें, ये दो नहीं देखना। S2 और P5 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया 6, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, Cl माइनस का। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल कार्य होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का, फिर Cl माइनस का, फिर किसका, Cl का। क्यों, क्योंकि F माइनस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे IP क्या हो जाता है फिर सबसे कम। तो ये मेरी दृष्टि में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बाकी जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आप एक बार खुद समझने की कोशिश करना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। सेम जो फंडा भी मैंने आपको बताया, उस फंडे से आप कर लेना। हाइड्रोजन का जो ई है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना ना, हाइड्रोजन के ई ए की वैल्यू फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्या होती है, सर्वाधिक। और अब ये वाला तो आपको अभी जस्ट ऊपर जो भी तरीका बताया था उसी में देखो, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर आ गया सल्फर, फिर आपका आ गया सिलिकॉन, फिर आ गया फॉस्फोरस, और फिर क्या आ गया, एल्यूमिनियम। ये देखो इधर पीरियोडिक टेबल में, चलो मैं करवा ही देता हूँ आपको। ये सबसे ज़्यादा किसका, क्लोरीन का, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, ठीक है। अब फोस्फोरस और सल्फर में से किसका ज़्यादा हो जाएगा, इस फोस्फोरस का क्या हो जाएगा, कम होगा। उसका कारण ये है क्योंकि फोस्फोरस का अर्धपूरित विन्यास है, और ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। एल्यूमिनियम जहाँ है वहीं की वहीं पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम जहाँ है वहीं की वहीं रहेगा, और जो फोस्फोरस था वो फोस्फोरस पीछे आ गया, सिलिकॉन कहाँ चला गया, आगे, और सल्फर और क्लोरीन जहाँ पे हैं वहीं की वहीं रहेंगे। तो ये स्थिति है। और जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें ई का मान ऊपर से नीचे जाने पर लगातार ही बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर, आरपीएससी के अंदर ईएमए से जब क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद रखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, पहले तो आप ये चीज़ देख लेना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सीक्वेंस में लिख लो, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये आपको ध्यान होता है कि तृतीय आवर्त के तत्वों का द्वितीय आवर्त के तत्वों से क्या होता है, ज़्यादा होता है ई का मान। तो देखो सब जगह पे ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, देखो इधर, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और इधर वालों का ज़्यादा होता है, ठीक है। सल्फ़र से ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ये हम समझ चुके। और ये जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र कहाँ, ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस कहाँ चला जाएगा, पीछे। और ये सिलिकॉन कहाँ पे आ जाता है, आगे। ये भी हम देख चुके, क्यों, क्योंकि इसका अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता। ये तो चीज़ हो गई। अब देखो आपको जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे, आपको देखो एम बनाना है, क्या बनाना है, एम बनाना है। ये देखो एम बन गया। उसके बाद में आपको क्या बनाना है, इधर एन बनाना है। ये देखो ये एन बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका एन बन गया, और ये क्या बन गया आपका, ये एम बन गया। अब याद रखने के लिए आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से चालू कर दो आप। तो लाइन खींचना, ये गई लाइन, ये गई लाइन, ये गई, ये गई लाइन, और यहाँ पे आके रुक जाओ, क्योंकि एम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। और ये तीर का निशान ऐसा कैसा ही चलता जाएगा, ये देखो, ये चलता जाएगा। एक बार मैं वापस मिटा के फिर समझाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है ये। देखो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एम बनाना है। ये आपका क्या बन गया, एम बन गया। ये देखो एम बन गया, बना के नहीं बना, एम बन गया। और आपको पता है कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो देखो ये एरो है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये एरो ही चल रहा है, देखो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे फोस्फोरस पे आके क्या कर देना है, आपको रोक देना है। तो देखो जब फोस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन की जब तुलना की जाएगी, तो देखो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और फिर फास्फोरस, और फिर क्या आ गया आपका
नाइट्रोजन इधर, है ना। तो इधर वालों के लिए हम क्या बना लेंगे, एन बना लेंगे। इधर वालों के लिए हम बना लेंगे एन, ये गया यूं, ये आया यूं, और ये आया यूं। इसका जो कारण है वो कारण क्या है, अभी मैंने आपको बताया, फास्फोरस का क्या है, हाफ फील्ड होता है, तो ये इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें उल्टी एरो चलेगी। देखो यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा किसका होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन का, और फास्फोरस से भी ज़्यादा होता है किसका, सिलिकॉन का। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ज़्यादा। तो यहाँ से एरो को स्टार्ट करना है, और ये एरो यूँ आएगी आपकी घूम के यूँ, ये हो गया आपका सारा। तो ये सारे आप जो ए की जो वैल्यू है वो वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए डेल्टा ई जी की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के डेल्टा ई जी एच की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीधा मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन किससे ज्ञात कर सकते हैं, बोर्न हैबर चक्कर द्वारा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सीधा ज्ञात नहीं करना संभव नहीं है, लेकिन बोर्न हैबर चक्कर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नाम याद रखना है आपको सिर्फ, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान ज्ञात करने में गलती की संभावना रहती है। देखो गलती की संभावना रहती है, बीच बीच में देखो कई जगह मेरे से ही गलत हो गया, है ना। तो गलती की संभावना रहती है, अतः ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है HW। ठीक है, ये क्या है आपका HW, ये आप खुद करेंगे। देखो आंसर सबके लिख दिए मैंने यहाँ पे, ये सबके आंसर लिख रखे हैं। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा EgH की वैल्यू है। अब देखो ये E की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस में एक समझा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, और फास्फोरस का E का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, इस नाइट्रोजन से। जैसा कि हम ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल है वहाँ पे हमने किसको स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इससे क्या हो जाएगी, उल्टी। तो मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किससे ज़्यादा होगा, फास्फोरस से। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किससे ज़्यादा है, फास्फोरस से। तो ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो किसके लिए बताए हैं, ईए के लिए। अब उनको किस पे अप्लाई करना है, EgH के ऊपर, और ईए से जस्ट क्या करना है, उल्टा। मतलब ये अगर बढ़ रहा था तो इसको घटाना है, और ये घट रहा है तो इसको क्या करना है, बढ़ाना है। और ये एग्जाम्पल आप देखो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ साइन लगा के चीज़ें मैंने दे रखी हैं। ठीक है ना। तो देखो जैसे सल्फर का E का मान ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, लेकिन डेल्टा EgH का मान किससे ज़्यादा हो गया, सल्फर से ज़्यादा, उल्टा हो गया। तो इस तरीके से करके आपको ये समझने का प्रयास